दोस्तों आज शुरू करते हैं चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपके जो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर में हैं उन्हें करना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले इसमें जो बेसिक चीज़ें जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए उन्हें स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, तो इसके अंदर लाइन्स और एंगल्स से रिलेटेड ही आपका ये टॉपिक्स है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइन एक क्या होती है। लाइन आप जानते हैं, छोटी क्लासेस में ही बता दिया जाता है कि लाइन एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से होती है और इसके दोनों तरफ आपका ये पॉइंट लगता है एरो। इसका मतलब ये होता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये दोनों तरफ आपकी अनलिमिटेड है, इसकी कोई लेंथ नहीं होती है। अच्छा, अगर किसी चीज़ को हम काट देते हैं, जैसे लाइन का हम टुकड़ा कर देते हैं ये चीज़, तो इसके ये दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जब ये दो एंड पॉइंट्स होते हैं तो इसे बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, लाइन का एक हिस्सा, एक टुकड़ा। लेकिन लाइन एक इंडेफिनेटली जो है उसकी कोई लेंथ नहीं होती है, वो लाइन होती है। अब लाइन कितनी तरह की होती हैं? सबसे पहले होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो आपकी कहीं कट जाएं। जैसे ये देखिए, ये आपकी दो लाइंस हैं, ये एक जगह पे कट गई हैं। ऐसी लाइनों को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और जहाँ पे ये कटती हैं, जैसे कि ये पॉइंट पी पे कट गई, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिर है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइन होती हैं जिनका थ्रू आउट डिस्टेंस, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। कहीं से भी आप देख लें, इनका जो डिस्टेंस होगा वो आपका सेम होगा। या ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्योंकि आप इन्हें आगे कितना भी बढ़ा दें ये आपकी कभी भी मिलेंगी नहीं। तो ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस अगला है। परपेंडिकुलर लाइंस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, परपेंडिकुलर होता है आपका 90 डिग्री। जैसे ये एक लाइन है, अगर इसके ऊपर एक लाइन ऐसे पड़ती है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो ये लाइंस आपकी परपेंडिकुलर लाइंस बोली जाती हैं। तो ये तो थी लाइंस। अब आते हैं एंगल्स के ऊपर। देखिए एंगल क्या होता है, सबसे पहले ये देखें, ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ से एक रे गई, ये रे होती है, और इसी पॉइंट से एक रे और जाती है। तो इसके बीच का जो ये पार्ट हो जाता है ये एंगल बन जाता है। तो दो रे से मिलने वाला ये जो फिगर बनती है ये एंगल होता है। अब एंगलों के टाइप क्या होते हैं? सबसे पहले जैसे कि ज़ीरो एंगल। देखिए एंगल कब बनता है, जैसे यहाँ पे आपकी एक रे पड़ी हुई है और इसी के ऊपर एक और रे है, तो ये मूव तो हो नहीं रही है, तो इस केस में एंगल तो बन ही नहीं रहा। तो ऐसा एंगल जो होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि एक रे है और दूसरी रे मूव नहीं हो रही है, तो एंगल कहाँ बनेगा? एंगल बनेगा ही नहीं। तो ये ज़ीरो एंगल होता है और इसकी वैल्यू होती है ज़ीरो। फिर है आपका एक्यूट एंगल। जैसे कि ये आपकी रे है और इसके ऊपर एक रे और है, उसे हिला के मूव करके इस तरह आगे बढ़ा दिया, तो इसके बीच में एंगल बन गया। तो एक्यूट एंगल वो होता है जो आपका 90 से कम होता है। 90 डिग्री से ये कम होता है और 0 से ज़्यादा होता है, क्योंकि 0 तो यहाँ पे होगा और 90 होगा आपका जब बिल्कुल परपेंडिकुलर बनता है। तो 90 से इधर इधर का जितना भी एंगल होगा वो आपका एक्यूट एंगल बोला जाता है। एक्यूट से बड़ा बनता है फिर आपका राइट एंगल। जब इसी लाइन को, इस रे को आप मूव करके बिल्कुल सीधा कर देंगे इस तरह से, तो एल की शेप का बन जाएगा इस तरह से। और जब आपका ये एल बन जाता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है और राइट एंगल बोलते हैं उसको। तो राइट एंगल की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है एग्जैक्टली। अगर इस रे को और आगे मूव कर दें तो फिर 90 से बड़ा एंगल बन जाएगा। ये होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे ये रे है, दूसरी वाली रे को यहाँ से मूव करते करते करते
यहाँ पे अगर पहुँच गए तो ये तो बना 90 डिग्री, लेकिन अगर इसको और आगे मूव कर दिया 90 से ज़्यादा, तो फिर जो एंगल बनेगा वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। तो ऑब्ट्यूस एंगल की जो वैल्यू होती है ये आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है। 180 से कम भी होना चाहिए। 90 डिग्री से ज़्यादा इसका मतलब ये नहीं कि 200 का हो तो वो ऑब्ट्यूस होगा, नहीं, 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, 90 से ज़्यादा और 180 से कम। फिर है आपका स्ट्रेट एंगल। देखिए ये रे है और दूसरी रे को ऐसे मूव करते 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 हुए बिल्कुल इसके स्ट्रेट ले गए हम ऐसे। तो जब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती है दो रेस से, इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल और इसकी जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। इसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। अगर इसी रे को हम और मूव कर देते हैं, देखिए कैसे, ये पहली रे यहां से दूसरी को मूव करे तो सामने तो बन जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल, लेकिन अगर इससे भी आगे तक ले गए, यहां से भी आगे ले गए, तो ये जो एंगल बना आपका बाहर की तरफ, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है और ये होता है आपका 180 डिग्री से ज़्यादा। 180 से ज़्यादा होती है इसकी वैल्यू। जैसे कोई 200 का एंगल है, 240 का एंगल है, तो वो आपका रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। तो 180 से ये ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से ये कम होता है। फिर है आपका कंप्लीट एंगल। अगर इसी रे को, ये फर्स्ट रे, ये दूसरी वाली रे को ऐसे मूव करते हुए चले गए तो स्ट्रेट पे तो बन गया स्ट्रेट एंगल, इससे आगे निकल गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। और अगर ये घूमते घूमते हुए बिल्कुल यहाँ पे आ जाती है फिर से इसी रे के ऊपर, तो इसने एक सर्कल को कंप्लीट कर लिया, यानी कि पूरी घूम गई। ये जो लाइन है, रे है, ये पूरी घूम जाती है, तो इसने कंप्लीट कर लिया ये राउंड। तो ऐसे एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल और इसकी जो डिग्री होती है ये 360 डिग्री का होता है। तो बेसिकली ये होते हैं एंगल्स और ये इनकी मेजरमेंट होती है। चलिए एंगल्स के पेयर के बारे में अब जानते हैं कि एंगल के पेयर कितनी तरह के होते हैं। देखिए सबसे पहले है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो दो मिलके 90 डिग्री हो जाए। जैसे कि ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया और ये मैंने इसको पार्ट कर दिया, तो यहाँ तक का एंगल A है और यहाँ तक का एंगल B है। तो अगर A और B दोनों मिलके 90 डिग्री हो जाते हैं तो ये बोले जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें अगर आपको एक की वैल्यू नहीं है पता तो दूसरे की निकालना बिल्कुल आसान है। फॉर एग्जाम्पल आपको A की वैल्यू पता है 50 डिग्री और B आपको पता करना है, तो इसमें A की वैल्यू भर देंगे यहाँ पे 50 प्लस और ये B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 माइनस 50 यानी कि 40 डिग्री। तो इसे ऐसे बोला जाएगा कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका B है। 50 में B की वैल्यू भरने से 90 डिग्री बन जाता है। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल में आपके जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री हो जाता है। जैसे ये मैंने एक 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बना दिया, मान लीजिए इसकी वैल्यू है आपकी 40 डिग्री यहाँ तक, तो दूसरे की कितनी होगी 140 डिग्री, क्योंकि दोनों मिलके आपके 180 बनने चाहिए। तो इसको अगर A मान लें, इसको B मान लें, तो A प्लस B मिलके आपका 180 डिग्री बनना चाहिए। अब अगर इसमें आपको किसी एक की वैल्यू पता है, दूसरे की नहीं है पता, तो 180 में से जो नॉन वैल्यू है उसे माइनस कर देंगे, दूसरे की आ जाएगी। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को बोलते हैं जो दोनों मिलके आपका 180 डिग्री बन जाए। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। देखिए एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाला। जैसे ये दो एंगल बनाए मैंने, ये A है, ये B है।
अब ए के साथ में ही तो एंगल बी है, तो ऐसे एंगल्स जो एक ही वर्टेक्स पे बनते हैं और उनमें एक रे भी कॉमन होती है। जब आप एंगल ए बनाएंगे ना, तो एंगल ए के अंदर भी ये रे आ रही है, एंगल बी के अंदर भी आपकी ये वाली रे आ रही है। तो जब कॉमन रे आती है दो एंगलों में, वो एंगल्स आपके एडजेसेंट एंगल्स बोले जाते हैं। हम यहाँ अगर एक एंगल और बना देता हूँ, एंगल सी, तो इसमें ए और बी आपस में एडजेसेंट है, बी और सी आपस में एडजेसेंट है, क्योंकि बी और सी के अंदर ये वाली जो रे है ये कॉमन है और ये सारे ए की वर्टेक्स पे बने हुए हैं। लेकिन ए और सी ये एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि ए के लिए दो अलग से रे हैं और सी के लिए दो अलग रे हैं, कॉमन रे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। फिर है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए, लीनियर वर्ड बना है आपका लाइन से, और लाइन बनती है एक पूरे 180 डिग्री के एंगल से, इस तरह से। तो लीनियर पेयर वही पेयर बोला जाता है जब आपके दो एंगल मिलके 180 डिग्री का हो जाए। यानी आपका जैसे कि ये एंगल ए है और ये बी है, कोई दो एंगल जो मिलके आपके 180 डिग्री के हो जाएं, उन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर। और फिर वो दोनों मिलके ना एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, इसीलिए इसका नाम लीनियर पेयर है। अब इसमें अगर आपको किसी एक की वैल्यू नोन है और दूसरे की निकालनी है, तो सिंपल आप 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, दूसरा एंगल आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए, जब ऐसे दो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं आपस में, तो ये एक्स जैसा बन जाता है। तो इसके आमने सामने वाले जो एंगल्स बनते हैं, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर इसमें मैं यहाँ ए नाम है और ये वाला बी नाम है, ये सी है और ये डी है, तो इसमें ए एंड बी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये हमेशा बराबर होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है ये आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही सी और डी, सी एंड डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो सी की वैल्यू भी आपके डी के बराबर ही होगी। इन सब का आपका यूज होगा एक्सरसाइज 6.1 में। चलिए, ये थे पेयर ऑफ एंगल्स। अब एक चीज और सीखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी 6.2 एक्सरसाइज से शुरू होगी। वो जब हम किन्हीं दो लाइंस को, हमारे पास कोई दो लाइन है एल और एम, और उनको कोई तीसरी लाइन इस तरह से काटती है, तो कुछ एंगल्स बन जाते हैं। आपको दिख रहे हैं बहुत सारे एंगल बन गए हैं। मैं इनका नाम रख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब किन्हीं दो लाइंस को एक लाइन काटती है, तो आपके 8 एंगल्स बन जाते हैं। और इन एंगल्स का नाम क्या क्या होता है वो आप सीखेंगे इसमें। इस लाइन को जो काटने वाली लाइन होती है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो इसमें बहुत सारे पेयर बनते हैं एंगल्स के, उन्हें देखिए आप। देखिए, सबसे पहले है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर का नाम आप जानते हैं, मतलब इसका यानी कि बाहर। एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो इस फिगर के अंदर आपके जो लाइनों से बाहर के एंगल्स हैं, बाहर की तरफ, वो हैं सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स। और वो कौन कौन है? 1 है, 2 है, 7 है, 8 है। तो एक्सटीरियर एंगल्स इसके अंदर हैं आपके एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स, जो इन दोनों लाइनों के अंदर हैं, अंदर की तरफ, वो सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स। इनका मतलब ही होता है अंदर। तो इंटीरियर मतलब अंदर वाले। तो इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन हुए आपके? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। फिर है आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। देखिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी प्लेस बिल्कुल एक जैसी होती है। देखिए, यहां देखें, ये लाइन L है, ये M है।
ये जो साइड है ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब राइट साइड में दोनों लाइनों के ऊपर के एंगल इस तरह से, यानी साइड भी मेरी सेम है और लाइनों के ऊपर यानी प्लेस भी सेम है। तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं, अगर एल और एम पैरेलल हैं, मान लिया मैंने कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो आपका एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है इसमें एंगल 1 एंड एंगल 5। इसी तरह से राइट साइड में ही इस लाइन के नीचे का एंगल और दूसरी वाली लाइन के नीचे का एंगल यानी 4 और 8, तो ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। अब लेफ्ट पे आ जाते हैं। लेफ्ट में ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला यानी 2 और 6, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर नीचे वाले 3 और 7, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर ये लाइंस पैरेलल ना भी हो ना, तो एंगल्स के नाम तो कॉरस्पॉन्डिंग ही बोले जाएंगे, लेकिन फिर इनकी वैल्यू आपकी बराबर नहीं होगी। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है। तो ये आप इसमें यहीं पे जान लें कि जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं तो इनकी वैल्यू बराबर होती है। मैं लिख दूं व्हेन L पैरेलल टू M देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होंगे। चलिए फिर आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए ऑल्टरनेट के बाद लिखा हुआ है इंटीरियर, तो यहां से साफ हो जाता है कि अंदर वाले एंगल्स की बात चल रही है। अब अंदर देखें आप कौन कौन है, 3, 4, 5 और 6। और ऑल्टरनेट का मतलब इसमें यह होता है कि लाइन के एक दूसरी प्लेस वाला दूसरी तरफ और दूसरा एंगल दूसरी प्लेस के दूसरी तरफ वाला। जैसे कि यहां 3 और यहां पे 5, तो इंटीरियर तो ये है और ऑल्टरनेट भी है, यानी एक इस तरफ और एक इस तरफ, और इनकी प्लेस भी अलग है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये जो पेयर बनता है इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें 2 पेयर बनते हैं, एक बनेगा आपका एंगल 3 एंड एंगल 5, दूसरा पेयर इस तरफ एंगल 4, इस तरफ एंगल 6। और जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके बराबर होते हैं। ये भी याद रखना आप, व्हेन L पैरेलल टू M देन एंगल 3 होगा एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 होगा आपका एंगल 6 के बराबर। इन प्रॉपर्टीज का आपका यूज है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट का मतलब तो आप जान गए, एक्सटीरियर का आप मीनिंग जानते हैं, मतलब कि बाहर का। तो जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर का पेयर बनाया, इसी तरह अब एक्सटीरियर का पेयर बनेगा। तो एक्सटीरियर का कैसे बनेगा, पहले तो बाहर का लेते हैं। देखिए 1 का देखें कौन होगा, ये 1 है, दूसरी तरफ है। एक्सटीरियर में 7 है और ये लाइन के दूसरी तरफ है। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर इसमें बना आपका 1 और 7। तो इसका पेयर बना 1 एंड 7। एक और पेयर बनेगा, वो बनेगा आपका एंगल 2 और एंगल 8। और इसके अंदर भी ये वाले भी, जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं, जब L पैरेलल टू M होगा तो आपका एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 2 आपका एंगल 8 के बराबर होगा। ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं जब ये लाइनें आपकी पैरेलल होती हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका को इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर यानी कि अंदर के हो और को मतलब साथ वाले हो। इसे हम ऐसे भी बोलते हैं
इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के अंदर के एंगल्स, जैसे ये ट्रांसवर्सल है n, अब एक ही तरफ के कौन है इसके अंदर, 4 है और 5 है, तो ये पेयर बनता है इसमें, एंगल 4 एंड एंगल 5। दूसरा पेयर बनेगा 3 और 6 का, एंगल 3 एंड एंगल 6। अच्छा, जब आपकी लाइंस ये पैरेलल हों तो इनमें क्या खास बात है, इनमें ये होता है व्हेन L पैरेलल टू M, तो आपके जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, इनका सम आपका 180 डिग्री होता है, यानी 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री का आएगा। इसी तरह 3 और 6 का सम, ये भी आपका 180 डिग्री आएगा। तो मैंने इसमें आपको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी भी बता दी और उनसे रिलेटेड जो एंगल्स होते हैं वो भी बता दिए। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। जितनी भी चीज़ें इसमें आपने की हैं, जो भी सारी चीज़ें समझी हैं, इन्हें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो फिर आपके लिए चैप्टर ये बहुत आसान हो जाएगा। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल से एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 6.13, ये बुक में आपको फिगर दे रखी है, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी लाइन और सी डी लाइन ये ऐसे ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ए ओ सी और बी ओ ई, ये जो दोनों एंगल्स हैं नंबर 1 और ये नंबर 2, इनका सम 70 डिग्री दे रखा है। एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, और यहाँ पे बी ओ डी ये वाला जो एंगल है ये 40 डिग्री दे रखा है। फाइंड करना है बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। आपने बी ओ ई फाइंड करना है, तो यहाँ बी ओ ई है ये एंगल 2, यानी जो एंगल 2 एक तो ये फाइंड करना है आपने, और फिर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो सी ओ ई ये वाला एंगल है जिसपे मैं यहाँ पर 3 मार्क कर रहा हूँ। इसका जो रिफ्लेक्स होगा वो होगा टोटल 360 डिग्री में से इसके जो बाहर बाहर का एंगल है, यानी इसको छोड़ देंगे सी ओ ई को, तो यहाँ से और फिर सारा का सारा जिस पे मैंने ये एंगल मार्क कर दिया है ये आपने फाइंड करना है, बड़ा वाला एंगल। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले हमको फाइंड करना है यहाँ पे बी ओ ई। ये जो बी ओ ई है इसके साथ में ए ओ सी भी यहाँ पे लिख रखा है, ये दोनों मिलके 70 डिग्री के हैं। अगर मेरे को यहाँ से मिल जाए, मैं इसी रिलेशन का यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ कि ए ओ सी अगर एंगल मेरे को पता चल जाए तो फिर 70 में से मैं माइनस करके यहाँ पे बी ओ ई फाइंड कर सकता हूँ। अब ए ओ सी मैं फाइंड कर सकता हूँ बी ओ डी की हेल्प से, क्योंकि ये आमने सामने है। यहाँ पे ये 40 डिग्री का है तो ये x बन रहा है, तो ये जो एंगल 1 है ये भी यहाँ 40 डिग्री का ही होगा। पहले मैं इसी चीज़ को लिख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को एंगल बी ओ डी दिया हुआ है 40 डिग्री का, ये है यहाँ पर गिवन। फिर हम अपना ये रिलेशन लिखते हैं जिसमें बी ओ ई और ए ओ सी है। नाउ एंगल ए ओ, अच्छा इससे पहले मैं यहाँ पे बी ओ डी तो मेरे को 40 दे रखा है ना, मैं ए ओ सी निकाल लेता हूँ। तो एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ डी के, और एंगल बी ओ डी कितना है 40 डिग्री। इसका रीज़न हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं जो ऐसे एक्स बनाते ही आमने सामने बराबर होते हैं। तो एंगल ए ओ सी आ गया है 40 डिग्री, यहाँ हम 40 लिख देते हैं। अब ए ओ सी और बी ओ ई ये दोनों मिलकर 70 डिग्री है। अब इस रिलेशन को लिख लेते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई, ये दोनों यहाँ पर 70 डिग्री के हैं, ये हमें गिवन है। अब इस इक्वेशन में हम ए ओ सी की वैल्यू 40 रख लेते हैं, तो ये 40 डिग्री प्लस में एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। तो
तो यहाँ से एंगल BOE आ जाएगा 70 डिग्री में से, ये 40 इधर जाकर माइनस हो जाएगा 40 डिग्री, तो एंगल BOE ये आ गया है 30 डिग्री। तो हमने BOE तो फाइंड करना था, ये नंबर 1, तो ये मैंने एक एंगल यहाँ पे फाइंड कर दिया है, ये है BOE। ये जो एंगल नंबर 2 था ये हमने फाइंड कर दिया। अब हमने फाइंड करना है एंगल COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो उससे पहले हमें COE की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब COE जो है ये लाइन के ऊपर यहाँ पे बना हुआ है, इस लाइन के स्ट्रेट लाइन के ऊपर AOB के ऊपर यहाँ पर ये 3 एंगल बने हुए हैं, तो इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। इस रिलेशन को हम यहाँ यूज करते हैं। नाउ AOC और BOE को मैं एक साथ ले लेता हूँ, एंगल AOC प्लस में एंगल BOE, ये मैंने एक साथ इसलिए ले लिए क्योंकि इन दोनों का जो सम है ना वो 70 डायरेक्ट दे रखा है, और प्लस में फिर एंगल COE, ये तीनों एंगल मिलकर बन जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि जब एक लाइन के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बने उनका सम सबका 180 डिग्री ही होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब AOC और BOE की वैल्यू 70 डायरेक्ट दे रखी है, इनका सम यहाँ हम 70 डिग्री लिख लेते हैं, प्लस में एंगल COE बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल COE की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, और ये 70 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल COE आ गया है 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री का। तो ये इतना 110 डिग्री का है ये जो एंगल 3 है। हमने फाइंड करना इससे बाहर बाहर का सारा एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता ही वो है, जैसे ये पूरा का पूरा एक सर्कल हो गया, इसमें अगर यहाँ पे ये कोई एंगल है, एंगल R है, अगर इसका रिफ्लेक्स निकालना है ना तो इससे बाहर बाहर जितना भी ये एंगल है यानी 360 में से इसी को माइनस करना पड़ेगा। तो अब रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE निकालेंगे। नंबर 2, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE ये बराबर हो जाएगा टोटल एंगल 360 डिग्री में से माइनस एंगल COE, तो 360 डिग्री माइनस COE की वैल्यू 110 है, तो इनका डिफरेंस आ गया है 250 डिग्री। तो सेकंड जो चीज़ हमें निकालनी है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE ये 250 डिग्री का है, यानी COE से बाहर बाहर यहाँ से लेके और फिर पूरा का पूरा यहाँ इस लाइन तक ये जो एंगल है ये 250 डिग्री का है, ये रिफ्लेक्स ऑफ COE है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन फिगर 6.14 ये बुक में फिगर दे रखी है, लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY लाइन है ये स्ट्रेट लाइन, और ये जो MN है ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ये O पर इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट O है। इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर एंगल POY ये 90 डिग्री का है, यहाँ मार्क भी कर रखा है परपेंडिकुलर, एंड A इज टू B इज इक्वल टू 2:3, और ये जो यहाँ एंगल A और B दे रखे हैं इनके बीच में रेशियो दे रखी है 2:3 की, यानी अगर ये 2 गुना है तो फिर ये 3 गुना है। फाइंड C, तो ये जो C है यानी ये वाला एंगल ये आपने फाइंड करना है। अब देखिए C एंगल फाइंड करने के लिए हमको B एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि B और C ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रही हैं, तो B प्लस C यहाँ पे 180 डिग्री होगा। अगर मेरे को B की वैल्यू मिल जाती है तो फिर इस इक्वेशन में मैं B की वैल्यू लगा के C एंगल फाइंड कर सकता हूँ। अब B एंगल मेरे को पता चलेगा ऊपर के एंगलों की हेल्प से। ऊपर स्ट्रेट लाइन XY है, यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, यानी A, B और ये जो POY है ये तीनों मिलकर 180 डिग्री के होंगे। हम शुरुआत करेंगे पहले POY से, क्योंकि जो POX है ना ये बराबर A प्लस B के है, तो POX हम फाइंड करेंगे। हमें यहाँ POY 90 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। एंगल POY ये बराबर दे रखा है 90 डिग्री का। POY अगर 90 डिग्री का है
तो फिर POX ये हो जाएगा 180 माइनस 90, क्योंकि ये सारे 180 डिग्री एंगल इनका सम होगा। तो एंगल POX ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट मीन्स POX बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का। तो POX है ये वाला एंगल। अब ये एंगल मिलके बना है A से और B से, तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। अब A और B के बीच में मेरे को यहाँ पे रेशो भी दे रखी है, रेशो है 2:3 की। तो इन्हें मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x, यानी कोई x होगा जो इनके साथ में मल्टीपल होगा। क्योंकि A के हिस्से में 2 आ रहा है तो यहाँ हम 2x लेंगे, और B के हिस्से में 3 आ रहा है तो यहाँ हम 3x लेंगे। अब इस इक्वेशन के अंदर A प्लस बी इज इक्वल टू जो 90 लिखा हुआ है, इसके अंदर हम A की वैल्यू लगाते हैं 2x और फिर B की वैल्यू लगाते हैं 3x, तो ये बराबर इक्वेशन 90 डिग्री के आ गई है। यहाँ से ये 5x हो गया बराबर 90 डिग्री आ गया, और फिर x की वैल्यू निकालने के लिए 90 डिग्री को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो x की वैल्यू आ गई है 18 डिग्री। x की वैल्यू निकालने के बाद इस b के अंदर हम x की वैल्यू फिल करेंगे, तो b की वैल्यू हो जाएगी b इज इक्वल टू 3x के बराबर है, तो 3 इंटू में x है 18 डिग्री के बराबर, तो यानी b इज इक्वल टू हो जाएगा 18 3 होता है 54, ये 54 डिग्री का आ गया। B एंगल 54 डिग्री का आ गया। अब B और C को देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल आ रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर बन गया, यानी कि B प्लस C का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। B की वैल्यू यहाँ 54 हमने फाइंड कर ली है पीछे, 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो C की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। 54 इधर चला जाएगा माइनस में, 54 डिग्री हो जाएगा, और इसको 54 को हम माइनस कर लेंगे 180 डिग्री में से, तो ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो फाइनली C की वैल्यू आ गई है, ये जो एंगल C है ये 126 डिग्री का है। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन फिगर 6.15 ये बुक के अंदर फिगर दे रखी है, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। इसके अंदर ये जो एंगल PQR है ये बराबर है एंगल PRQ के, इन पे मार्किंग भी कर रखी है। प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। प्रूफ करना है कि एंगल PQS, तो PQS ये है ये बाहर वाला एंगल जिस पे मैंने डबल मार्क किया, ये बराबर है एंगल PRT के। PRT इस तरफ वाला ये बाहर का एंगल जिस पे मैंने ये डबल मार्क किया, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो गिवन और टू प्रूव लिख लेते हैं। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। क्योंकि ये जो अंदर वाले एंगल्स हैं ये हमें बराबर दे रखे हैं, तो मैं इन दोनों को x डिग्री मान सकता हूँ, दोनों इक्वल है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन में, लेट एंगल PQR एंड एंगल PRQ ये दोनों के दोनों आर x डिग्री ईच, ये दोनों x डिग्री के हैं। अब यहाँ पे हम लीनियर पेयर लगाते हैं, ये जो x है और ये जो बाहर वाला एंगल है ये दोनों इस पॉइंट Q के ऊपर बन रहे हैं, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। नाउ एंगल PQS और प्लस में ये वाला x डिग्री, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 180 डिग्री के। रीजन लीनियर पेयर। ये बन गई है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से दूसरी तरफ देखिए, यहाँ एंगल PRT और ये x, ये दोनों के दोनों R पॉइंट पे बन रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल PRT प्लस में x डिग्री ये भी बराबर होगा 180 डिग्री, और रीजन यहाँ पर ये सेम ही रहेगा, लीनियर पेयर। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। 1 और 2 के जो राइट साइड है ये बिल्कुल सेम टू सेम है, 180 डिग्री 180 डिग्री, तो फिर इनके जो लेफ्ट है ये भी बराबर होंगे,
तो इनके लेफ्ट को हम इक्वेट कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं PQS प्लस S डिग्री एंगल PQS प्लस में ये x डिग्री बराबर होगा इस तरफ एंगल PRT प्लस x डिग्री के। अब इक्वेशन के दोनों तरफ आप देख रहे हो एक सेम वैल्यू है, सेम साइन है, x डिग्री, तो ये कट जाएंगे, x डिग्री से x डिग्री कट गया, बचा क्या है एंगल PQS बराबर में एंगल PRT। देखिए PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, यही तो हमें यहाँ प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन फिगर 6.16 ये फिगर आपको बुक में दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड के है। फिगर को देखिए, यहाँ पर x, y, z, w ये 4 एंगल दे रखे हैं, x और y का सम बराबर है w और z के सम के। देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। आपने प्रूव करना है कि जो AOB है ये एक लाइन है, तो लाइन होती है 180 डिग्री की, ये आप ध्यान में रखना। अब सॉल्यूशन पे आते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड तो हमें दे रखा है और हमें ये पता है कि ये एक पॉइंट के ऊपर ये चारों एंगल बन रहे हैं, तो ये जो चारों एंगल हैं ये मिलकर एक पूरा सर्कल बन रहे हैं और सर्कल होता है पूरा 360 डिग्री का, यानी ये कंप्लीट एंगल होता है। तो पहले हम ये बात लिखेंगे, यहाँ पे इन चारों एंगल्स को ले लेते हैं, w प्लस x, w प्लस ये w x y प्लस z, इन चारों का सम हो जाएगा 360 डिग्री, चारों मिलकर सर्कल कंप्लीट करते हैं, तो ये बन गया है एक कंप्लीट एंगल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे हमें x प्लस वाई और w प्लस जेड दिया हुआ है, तो इनको हम एक साथ कर लेते हैं। ये जो x है इसे मैं y के साथ करके अलग लिख लेता हूँ, x प्लस वाई प्लस में, और w और z को मैं एक पेयर में ले लेता हूँ, w प्लस जेड, ये बराबर है 360 डिग्री के। चेंज मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इनका ऑर्डर करके अरेंज किया है। अब क्योंकि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो मैं ये कर सकता हूँ, या तो यहाँ w प्लस जेड की जगह भी मैं x प्लस वाई लिख दूँ, या मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ x प्लस वाई की जगह पे मैं w प्लस जेड लिख दूँ, क्योंकि ये वैल्यूज बराबर हैं। तो मैं x प्लस वाई को तो x प्लस वाई ही रखता हूँ और w प्लस जेड की जगह पे मैं x प्लस वाई लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। अब जो सारी इक्वेशन बन गई है ये x और y के अंदर ही बन गई है। यहाँ से x और x ये 2x हो गया और y और y का सम हो गया है 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये x ये प्लस और ये y बराबर 360 डिग्री। तो सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा 360 डिग्री और ये 2 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है 180 डिग्री। यहाँ क्वेश्चन में मैंने x प्लस वाई रख लिए थे। अगर आप x प्लस वाई की जगह पे w प्लस जेड भी रखते तो लास्ट में यहाँ w प्लस जेड आ जाता, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ आपको फिगर पे ध्यान देना है, ये जो x और y है इनका सम जो है 180 डिग्री आ गया है और ये जो x और y है ये बिल्कुल लाइन के एक ही साइड में आने वाले 2 एंगल्स हैं और एक ही वर्टेक्स के ऊपर यहाँ पे बने हुए हैं। इट मीन्स कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। जब ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 180 डिग्री से ही तो पता चला हमें कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि ये एक ही तरफ आ रहे हैं। तो इसे हम लिख देते हैं x एंड y मेक्स अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ये तभी बनाएंगे जब ये लाइन के एक ही तरफ आएंगे। फिगर में दिख रहा है कि ये लाइन के एक ही तरफ आ रहे हैं। जब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो यानी कि पूरा लाइन बना रहे हैं। एक लाइन ही तो होती है जिसके ऊपर लीनियर पेयर बनता है। और यहाँ कौन कौन है, ए है और बीच में ओ पे बन रहे हैं ये एंगल्स और यहाँ पे बी है। इट मीन्स कि ये जो ए ओ बी है ये एक लाइन है। तो देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन। तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन फिगर 6.17 ये बुक में फिगर दे रखी है। POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये जो रे है OR ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर से मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट से यहां तक ये 90 का एंगल हो गया और फिर यहां से यहां तक भी ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। OS एक और दूसरी रे है, तो ये OS है, ये भी एक रे है। ये किन के बीच में आ रही है? OP और OR के बीच में। प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। आपने प्रूव करना है कि जो ROS है, ROS ये बीच में है पतला सा एंगल, जिसपे मैं यहां पे 2 लाइन डाल रहा हूं। ये चीज आपको इसके बराबर प्रूफ करनी है। अब दिखने में ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि क्योंकि जो OR है ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो दोनों एंगल्स है ना 90 डिग्री के, इन्हें उतार लेते हैं हम। एंगल ROP ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। ROP ये 90 का हो जाएगा। इसी तरह से ROQ ये भी 90 का हो जाएगा। एंगल ROQ ये भी बराबर 90 डिग्री का हो जाएगा। रीजन दोनों का सेम होगा क्योंकि जो OR है इज परपेंडिकुलर टू लाइन। अब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। इन्हें मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इनके राइट बराबर हैं, तो इनके लेफ्ट भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इन्हें हम आपस में बराबर दिखा सकते हैं। एंगल ROP इज इक्वल टू एंगल ROQ। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल है। अब आ जाते हैं फिगर के ऊपर। देखिए फिगर में आपको यहां पे ROS चाहिए, ये ROS यहां है। QOS जो एंगल है ये बड़ा यहां पे है, QOS ये यहां से यहां तक का एंगल है, और जो POS है ये आ रहा है POS ये यहां पे है। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको तो ये देना है कि ROP को आप कैसे लिख सकते हो यहां फिगर के हिसाब से। ये ROP है, ROP एंगल बन रहा है इन दो एंगलों से मिलके, जिसमें ROS भी आ रहा है और POS भी आ रहा है। पहले तो ये लिख लीजिए। तो POS प्लस में ROS, एंगल ROS इज इक्वल टू, अब ROQ के ऊपर आइए। ROQ को आप कुछ इस तरह से लिखिए जिसमें ROS भी आ जाए। तो ROS आने के लिए हमें यह लेना होगा कि QOS ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, इसमें से ROS को माइनस कर देंगे तो QOS, एंगल QOS माइनस एंगल ROS। ये इस क्वेश्चन का सबसे मेन स्टेप है, यही सबसे मेन है। इसके आगे तो सिर्फ रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा कि आपको इन दोनों एंगलों को एक बार तो इस तरह से लिखना है कि इसमें ROS और POS प्लस हो जाएं, और फिर इस वाले एंगल को इस तरह से लिखोगे कि जिसमें QOS भी आ जाए, जो कि आपके क्वेश्चन में भी है, और जिसमें ROS भी आ जाए। तो QOS में से ROS माइनस करोगे तो फिर ये इतना वाला एंगल आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा ट्रांसपोज कर लेते हैं। ROS को हम एक तरफ रख लेते हैं क्योंकि ये हमारा यहाँ पे टू प्रूव में लेफ्ट हैंड साइड है। तो ROS और ये ROS इधर आ जाएगा, तो प्लस का एंगल ROS हो गया। इस तरफ देखिए एंगल QOS अपनी तरफ है, यहां से POS को इधर ट्रांसपोज करेंगे, एंगल POS। अब फिगर आपको दिख रही होगी, बिल्कुल कुछ इसी तरह की आ गई है। ROS ट्वाइस ऑफ एंगल ROS हो गया, और यहाँ पे एंगल QOS माइनस एंगल POS हो गया। ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, ये दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा। एंगल ROS इज इक्वल टू, और यहाँ इसे मैं हाफ करके लिख देता हूँ, एक्सप्रेशन को इसी तरह लिखता हूँ जैसा कि टू प्रूव में है। ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब देखिए ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS और माइनस एंगल POS। बिल्कुल ये रिजल्ट आ गया ना।
तो सबसे मेन स्टेप इसके अंदर यही था कि ये जो दोनों 90 डिग्री के एंगल इसमें बन रहे हैं ना, इन दोनों को आप इक्वेट करके और इनको कुछ इस तरह से लिख दीजिए कि उन दोनों में ROS आ जाए। जब आपका फोकस ROS पे रहेगा तो आप खुद समझ जाओगे कि इस एंगल को एक बार ROS प्लस POS लिखना है और दूसरे वाले एंगल को फिर QOS में से ROS माइनस करके लिखना है। बस ROS पे ध्यान देना है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इसके लिए आपको फिगर नहीं दे रखी है, आपको खुद बनानी है। तो पहले इतना काम कर लेते हैं कि XYZ 64 डिग्री का है, ये मान लिया एंगल X और ये Y और ये Z, इसकी वैल्यू है 64 डिग्री। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। अब XY को बढ़ाना है तो यानी X से शुरू करना है और Y की तरफ जाना है। X तो यहाँ पे है, ऐसे Y की तरफ आएंगे और इसको बढ़ा देंगे हम कहाँ तक, पॉइंट P तक। ये पॉइंट P डाल दिया। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। अब जो एक रे है YQ, तो YQ रे बना देते हैं। YQ रे है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ZYP को, तो एंगल ZYP यहाँ पे है, तो रे कुछ इसके बीच में ऐसे बनेगी, ये रे बनेगी और इस रे का नाम होगा YQ। ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, यानी इतना एंगल और इतना एंगल ये आपस में बराबर होंगे, जिस पे मैं 1 2 डाल रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है। फाइंड XYQ। आपने फाइंड करना है XYQ, X Y और Q, यानी इतना वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला। एंड रिफ्लेक्स QYP, और फिर QYP का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो QYP तो ये 1 एंगल है, और अगर इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो इतने को छोड़ के, यानी यहाँ से लेके ऐसे पूरा घूम के यहाँ तक ये एंगल फाइंड करना है। ऐसे पहले आप पढ़ के क्वेश्चन को फिगर बनाओगे। मैंने यहाँ पे इसकी फेयर फिगर भी बना रखी है शीट पे। अब इसके लिए काम करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे को फाइंड करना है XYQ। तो ये XYQ यहाँ मार्क कर लेता हूँ मैं, XYQ, जिस पे मैंने ये मार्क किया, ये एंगल मैं फाइंड करूँगा। इसके लिए मेरे को यहाँ इस एंगल की वैल्यू चाहिए। ये दोनों एंगल्स यहाँ पे बराबर हैं और ये पूरी की पूरी जो XYP है ये एक लाइन है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों मिलकर होंगे 180 डिग्री के, जिसमें से ZYP को मैं निकाल सकता हूँ बड़ी आसानी से 64 माइनस करके। तो सबसे पहले तो मैं ZYP एंगल फाइंड करूँगा इसके अंदर। एंगल ZYP ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे हम XYZ को, एंगल XYZ। अब 180 डिग्री माइनस XYZ की वैल्यू है 64। 80 में से 180 में से 64 माइनस करेंगे तो ये आ गया 116 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा 116 डिग्री का है। 116 के यहाँ 2 पार्ट हो रहे हैं, एक पार्ट तो ये हो रहा है और एक पार्ट ये हो रहा है। अब मैं इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ अलग अलग। ये दोनों 116 के हाफ हैं, तो QYP और QYZ, एंगल QYP ये बराबर है एंगल QYZ के, QYZ के। और ये दोनों किसके बराबर हैं, हाफ ऑफ एंगल पूरा ZYP। पहले हम नाम लिख देते हैं, उसके बाद वैल्यू फिल करेंगे। हाफ ऑफ ZYP यानी कि हाफ ऑफ 116 डिग्री, हाफ ऑफ 116 डिग्री हो गया 58 डिग्री का। अब फिगर में मार्क कर देते हैं। ये जो एंगल है ये भी 58 डिग्री का है, ये जो एंगल है ये भी 58 डिग्री का है। अब हम अपने जो हमें फाइंड करना है उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पे XYQ फाइंड करना है। अब XYQ को देखिए, ये बन रहा है 64 और 58 का सम। तो लिखते हैं फर्स्ट पार्ट में एंगल XYQ, पहले मैं नाम लिखूंगा फिर वैल्यू रखूंगा। तो XYQ XYZ
और क्यू वाई जेड इन दो एंगलों का सम है इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू है 64 डिग्री और क्यू वाई जेड हमने अभी अभी फाइंड किया है, ये है 58 डिग्री। इन दोनों का सम कर लेंगे, ये आ जाएगा 122 डिग्री। तो एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे फाइंड कर दी है। अब मेरे को फाइंड करना है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। उससे पहले मेरे को क्यू वाई पी फाइंड करना पड़ेगा। तो क्यू वाई पी को देखिए, क्यू वाई पी ये मैंने फाइंड कर तो लिया है ऑलरेडी यहाँ पे, ये रहा क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड ये दोनों 58 डिग्री के ही तो हैं। तो जब क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स लिखूंगा मैं तो पूरे 360 डिग्री में से क्यू वाई पी की ही वैल्यू मैं माइनस करूंगा। तो सेकंड हम यहां कर देते हैं, सेकंड के लिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी ये बराबर हो जाएगा 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। तो 360 डिग्री में से क्यू वाई पी जो कि यहाँ 58 फिगर में भी देख रहे हो आप, यही माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 302 डिग्री। ये हमने दूसरा एंगल भी फाइंड कर दिया। ये इसके आंसर्स हो गए। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल से एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 6.23 ये बुक में फिगर दे रखी है। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी ई एफ के पैरेलल है, एंड y इज टू z इज इक्वल टू 3:7 और ये एंगल y और एंगल z के बीच में रेशियो दे रखा है 3:7। फाइंड x, आपने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं सबसे बेस्ट जो इजीएस्ट पॉसिबल तरीका है उससे इस क्वेश्चन को करूंगा। यहां पे हमें गिवन दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी और दूसरा गिवन दे रखा है सी डी पैरेलल टू ई एफ। अब जरा फिगर में देखिए, ए बी सी डी के पैरेलल है और ये जो सी डी है ये ई एफ के भी पैरेलल है। तो जब कोई दो लाइंस किसी सेम लाइन के पैरेलल होती हैं, यहाँ देखिए ए बी भी सी डी के पैरेलल है और ई एफ भी सी डी के पैरेलल है। जब ऐसा होता है तो ये दो लाइन आपस में खुद भी पैरेलल होती है। यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल लेंगे कि जो ए बी है ये ई एफ के पैरेलल होगी। ए बी ऊपर वाली लाइन है और ई एफ नीचे वाली लाइन है। अब ये लाइन्स यहाँ पे पैरेलल हैं तो इनके अंदर मेरे को यहाँ जो है रेशियो y इज टू z की दे रखी है। तो y की और z की ना मैं वैल्यू फाइंड कर लूंगा इन टर्म्स ऑफ x। पहले देखिए यहाँ ये जो x है और ये जो z है ये किस तरह से बन रहे हैं। जब दो लाइन्स ऐसे पैरेलल होती है और इन्हें ऐसे ट्रांसवर्सल काटती है तो यहाँ का ये जो एंगल है और यहाँ का दूसरी तरफ वाला जो एंगल है इन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इनका मेजर बराबर होता है। इस हिसाब से ये जो z है और ये जो x है इनका मेजर बराबर होगा। तो यहाँ से z बराबर x हो जाएगा और रीज़न हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये मैंने z की वैल्यू फाइंड कर दी है। अब इसी तरह से मैं y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूँ इन टर्म्स ऑफ x। अब देखिए x और y को, जब दो लाइंस ऐसे पैरेलल होती हैं और इन्हें ऐसे ट्रांसवर्सल काटती है तो एक ही तरफ के जो अंदर के एंगल्स होते हैं ना इन्हें बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यानी ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के अंदर के एंगल्स, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो x और y जो है इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न हम ज़रूर लिखेंगे, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। रीज़न आपको हर चीज़ का लिखना होता है तभी मार्क्स पूरे मिलते हैं। यहाँ से मेरे को y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू मैं निकाल लूँगा। y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और ये x को मैं इधर ले जाऊँगा तो ये माइनस x हो गया। अब ये जो दो रिजल्ट मैंने निकाले हैं इसे मैं नंबर 1 डाल देता हूँ और इसे मैं नंबर 2 डाल देता हूँ।
इन 1 और 2 के अंदर ना मैंने z की और y की वैल्यू फाइंड कर दी है और ये दोनों की दोनों वैल्यूज x की टर्म में है। अब मैं इस रेशियो का इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं यहाँ से लिखूंगा कि y इज टू z दे रखा है, यानी कि y अपॉन z लिखेंगे हम। y अपॉन z इज इक्वल टू 3/7। यहाँ y की वैल्यू मैं फिल कर लूंगा 180 डिग्री माइनस x, 180 डिग्री माइनस x, और यहाँ पे z की जगह पे मैं लिख लूंगा x, और ये चीज़ बराबर हो जाएगी 3/7। ब्रैकेट में मैं ये भी लिख दूंगा कि ये वैल्यूज़ मैंने कहाँ से उठाई हैं, तो लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से मैंने ये वैल्यूज़ उठा ली। अब ये एक इक्वेशन बन गई है और इक्वेशन के अंदर यहाँ वेरिएबल भी हमारा सिंपल एक्स ही आ गया है और हमें फाइंड भी एक्स ही करना है। तो इसे सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और वैल्यू एक्स की डायरेक्ट आ जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 7 से होगी, 180 डिग्री माइनस एक्स इसकी मल्टीप्लाई 7 से होगी और बराबर यहाँ 3 इंटू एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 180 माइनस 7 करेंगे तो 180 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 0 जार 0, 7 8 जार 56, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, 7 1 जार 7 और 5 12 आ गया। यहाँ आ गया है 1260 डिग्री माइनस 7 इंटू एक्स, ये एक्स हो गया इस तरफ, सॉरी 7 इंटू एक्स 7x हो गया, इस तरफ ये 3x लिखा हुआ है। वैल्यू मेरे को x की चाहिए तो x की जो वैल्यूज़ हैं इन्हें मैं ट्रांसपोज करके एक तरफ ले आता हूँ। तो यहाँ राइट में मैं ले आता हूँ सभी x को, 3x ऑलरेडी है, ये 7x इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 7x हो गया। नंबर इधर रह गया है 1260 और ये डिग्री में है। यहाँ 3x और 7x 10x हो गया, इधर ये 1260 डिग्री है। अब x की वैल्यू चाहिए तो x को अकेला बचा लेंगे, x के पास मल्टीप्लाई में 10 है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 1260 डिग्री और डिवाइड में आ जाएगा 10। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कट गया, सिंपली 126 डिग्री आ गई है। तो हमारा आंसर जो है इसके अंदर x इज इक्वल टू 126 डिग्री। इस क्वेश्चन को मैंने इक्वेशन मेथड से कर दिया, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड था, बाकी इसको करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इन फिगर 6.24, ये बुक के अंदर फिगर दे रखी है आपको, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, यहाँ पे जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, जो ई एफ है ये सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, यहाँ पे निशान भी लगा हुआ है, परपेंडिकुलर जहाँ बनता है 190 डिग्री का एंगल होता है, एंड जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, और एंगल जी ई डी मैं मार्क कर देता हूँ, जी ई डी कहाँ से कहाँ तक होगा, जी से ई आए और ई से डी की तरफ गए, यानी ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक का ये जो ग्रीन वाला है ये 126 डिग्री आपको दिया हुआ है। फाइंड ए जी ई फाइंड करना है, ए जी ई यानी ये नंबर 1 एंगल, जी ई एफ यानी कि ये नंबर 2 वाला एंगल आपने फाइंड करना है। फिर एफ जी ई यानी यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा वाला एंगल आपने फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। यहाँ सबसे पहले वाले एंगल को देखिए, ए जी ई को, तो एंगल ए जी ई, फिगर को थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज कीजिए। ये जो ए जी ई है ये बराबर होगा जी ई डी के, क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो 2 लाइन्स है ये पैरेलल दे रखी हैं और ये ट्रांसवर्सल है जी ई, ये जी ई ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल है और फिर यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल है, ये जो लाइन ट्रांसवर्सल बना रही है यहाँ सी डी को टच करते हुए जी ई डी, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए हैं, यानी ए जी ई बराबर होगा जी ई डी के, इस पूरे एंगल के, तो एंगल जी ई डी। रीज़न ज़रूर लिखेंगे इसका क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये 2 लाइंस पैरेलल है तब ये बराबर है, अगर ये लाइंस पैरेलल ना होती तो ये बराबर नहीं होते। तो अब इसमें हम वैल्यू जी ई डी की तो हमको पता है,
GED है 126 डिग्री। तो एंगल AGE ये हमने फाइंड कर लिया है 126 डिग्री का, तो एक पार्ट तो हमने कर दिया इसका। अब GEF पर आइए। GEF ये है इतना वाला एंगल जिस पे मैंने ये 2 नंबर लिखा है। गौर से देखिए, ये जो छोटा सा एंगल है ये बन रहा है, अगर मैं GED में से यहाँ तक का ये 90 डिग्री वाला माइनस कर देता हूँ तो फिर यही पार्ट तो बच जाएगा। और ये पूरा मेरे को पता है ये पूरा का पूरा एंगल 126 डिग्री का है, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का है, तो 126 में से मैं 90 माइनस कर दूंगा तो फिर मेरे को यही वाला एंगल मिल जाएगा। तो GEF, अब सेकंड के लिए हम निकाल रहे हैं एंगल GEF, ये बराबर हो जाएगा एंगल GED में से FED माइनस करूंगा मैं, GED माइनस एंगल FED, इनकी वैल्यू रखते हैं। GED है 126 डिग्री और FED ये 90 डिग्री का है, यहाँ 90 डिग्री हो गया। 126 में से 90 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। तो सेकंड में मैंने ये निकाल दिया है 36 डिग्री। अब तीसरा एंगल देखिए FGE हम कैसे निकाल सकते हैं? FGE को हम एंगल 1 की हेल्प से निकाल सकते हैं। FGE और AGE ये दोनों के दोनों यहाँ पर मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर बन रहे हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब दो एंगल ऐसे बनते हैं तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है और उन्हें हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। तीसरे में हम फाइंड कर रहे हैं एंगल FGE, ये बराबर हो जाएगा AGE, इस इक्वेशन को लिखूंगा पहले मैं FGE। देखिए मुझे यहाँ इक्वेशन बनानी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ये दो एंगलों को जोड़ के दिखाऊंगा मैं। FGE और AGE, एंगल FGE प्लस में एंगल AGE, इनका सम 180 डिग्री होगा और रीजन लिखेंगे ये है लीनियर पेयर। अब FGE की तो वैल्यू मुझे चाहिए तो ये तो मैं एज इट इज रख लूंगा एंगल FGE, और AGE की वैल्यू मुझे पता है, AGE ये मैंने फर्स्ट में निकाला था, ये है 126, तो 126 डिग्री, ये दोनों मिलकर होंगे 180 डिग्री के। यहाँ से एंगल FGE इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री में से ये 126 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर जो एंगल FGE है इसकी वैल्यू आ जाएगी इसको माइनस करने पर, इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 54 डिग्री, तो यहाँ ये 54 डिग्री आ गया। इस तरह से मैंने ये तीनों एंगल्स यहाँ पे फाइंड कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन फिगर 6.25 इस फिगर के अंदर इफ PQ पैरेलल टू ST, ये PQ ST के पैरेलल है, एंगल PQR इज इक्वल टू 110, एंगल PQR ये 110 है एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130, ये RST एंगल 130 डिग्री का है। फाइंड एंगल QRS, आपको फाइंड करना है QRS यानी कि ये वाला एंगल जिस पे मैंने डॉट लगाया है। अब इसको करने के लिए क्वेश्चन को आपको इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन ये होगी कि ये जो R पॉइंट है यहाँ से आपको एक पैरेलल लाइन खींचनी होगी। किसके पैरेलल? PQ या ST हम किसी के भी बोल सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि PQ के पैरेलल एक लाइन खींचनी होगी, तो यहाँ PQ के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं R से होते हुए, और इस लाइन का नाम मैं रख लेता हूँ लेट्स सपोज A और B। तो इस कंस्ट्रक्शन को पहले हमें लिखना होगा, तो ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ थ्रू R। अब बात को थोड़ा समझना है आपको कि AB PQ के पैरेलल है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से लिखा है, और जो PQ है ये ST के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। जो PQ है ये पैरेलल टू ST है, ये हमें गिवन है। यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो PQ है वो ST के भी पैरेलल है, जो PQ है वो AB के भी पैरेलल है। इट मीन्स यहाँ पे जो PQ है ना वो AB और ST दोनों के पैरेलल है,
तो ए बी और एस टी आपस में खुद भी पैरेलल होंगे, ए बी और ये जो एस टी है ये भी पैरेलल होंगे। तो ये रिजल्ट यहाँ से निकला है कि देयरफॉर फिर ए बी ये भी एस टी के पैरेलल होगा। ये थ्योरम 6.6 है, आप उसको देखना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई लाइन किन्हीं दो लाइंस के पैरेलल हैं तो वो जो दो लाइंस है वो खुद भी आपस में पैरेलल होंगी। जब वो पैरेलल होंगी तभी हम उनमें पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे एंगल पे। देखिए इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं डॉट वाले एंगल को। ये आर पॉइंट के ऊपर 3 एंगल बन रहे हैं, एक तो इधर वाला, एक ये बीच में डॉट वाला और ये के इधर वाला। अगर मैं ये साइड वाले 2 एंगलों की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ तो फिर 180 इन तीनों का सम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले जो एंगल्स होते हैं उन सब का सम 180 डिग्री होता है। तो फिर मैं इक्वेशन बना दूंगा। तो मेरा फोकस रहेगा ये वाला एंगल निकालना और ये वाला एंगल निकालना। वो मैं हेल्प से 110 की हेल्प से और 130 की हेल्प से बड़ी आसानी से निकाल लूंगा। तो अब इस तरफ लेफ्ट में देखिए, पहले यहाँ पे ए आर क्यू और ये जो पी क्यू आर है ये दोनों एंगल्स पैरेलल लाइन के एक ही तरफ के एंगल हैं, इंटीरियर एंगल्स। इन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या फिर को इंटीरियर एंगल्स भी बोल देते हैं। और अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो फिर ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और लाइंस यहाँ पे ये पैरेलल हैं, तो इस रिजल्ट को लिखते हैं एंगल ए आर क्यू प्लस में एंगल पी क्यू आर, इनका सम होगा 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे, को इंटीरियर एंगल्स। अब इस इक्वेशन में ए आर क्यू की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, यही तो हमें फाइंड करना है। तो ए आर क्यू प्लस पी क्यू आर दिया हुआ है, ये है 110 डिग्री का, तो ये बन गई है इक्वेशन। यहाँ से हमें एंगल ए आर क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी 180 डिग्री। ये 110 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए आर क्यू की वैल्यू आ गई है यहाँ से 70 डिग्री। यहाँ फिगर में लिख देते हैं, ये है 70 डिग्री। सेम इसी तरह से यहाँ 130 डिग्री और ये जो बी आर एस है इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, सेम इसी प्रॉपर्टी से। अब इसे लिख लेते हैं बी आर एस। नाउ एंगल बी आर एस प्लस में आर एस टी, एंगल आर एस टी, इनका सम भी होगा 180 डिग्री। रीजन सेम है, को इंटीरियर एंगल्स। बी आर एस की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो बी आर एस को हम एज इट इज रख लेंगे। आर एस टी की वैल्यू 130 डिग्री दे रखी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल बी आर एस की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 180 डिग्री और 130 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब ये भी मुझे बड़ी आसानी से पता चल गया 50 डिग्री। अब इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, इस बात को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो नाउ फिगर को देखते रहना आप। तीनों एंगल्स का मैं पहले नाम लिखता हूँ, ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू प्लस में एंगल बी आर एस प्लस में बी आर एस। ये तो वो दो एंगल है जिनकी मैंने वैल्यू फाइंड की है, और प्लस में ये जो हमें फाइंड करना है बीच वाला क्यू आर एस। फिगर अब देखिए पूरा अब आपको दिखाई देगी, ये दिखेगी ए आर क्यू प्लस में बी आर एस और प्लस में ये क्यू आर एस, इन तीनों का सम हमें लिखना है। प्लस में एंगल क्यू आर एस, ये बराबर होगा 180 डिग्री। इसका हम रीजन लिखेंगे, एंगल्स फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, लेकिन लीनियर में तब लिखते हैं जब दो एंगल्स होते हैं। जब दो से ज़्यादा होते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल्स फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। ये सारे जो एंगल है ना, ये मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, और एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। तो लिख देंगे एंगल्स फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। रीजन जरूर लिखना होगा। अब इस इक्वेशन में वैल्यू फिल कर लेते हैं। ए आर क्यू की वैल्यू है 70 डिग्री, बी आर एस की वैल्यू है 50 डिग्री, और प्लस में यहाँ ये क्यू आर एस है, और ये सारे बराबर 180 डिग्री के।
यहाँ 70 और 50 का सम एक साथ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस में ये एंगल QRS हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल QRS की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 120 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर जो एंगल QRS है ये बराबर 180 माइनस 120 ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन फिगर 6.26 ये बुक में फिगर दे रखी है। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, यहाँ ए बी सी डी के पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ए पी क्यू ये वाला एंगल 50 डिग्री का है। एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127। एंगल पी आर डी ये बड़ा सा एंगल 127 डिग्री का है। फाइंड एक्स एंड वाई, आपने वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ इस x की, ये कितने डिग्री का है, और यहाँ ये y कितने डिग्री का है। ठीक है, हम पहले x पे फोकस करेंगे। यहाँ देखिए, क्योंकि हमें दे रखा है AB और ये CD दो लाइन है, ये पैरेलल है, तो इनको ये ऐसे एक लाइन काट रही है, ये वाली PQ वाली। यहाँ इस तरफ बन रहा है 50 डिग्री का एंगल और इस तरफ बन रहा है ये x एंगल। तो ये जो x और ये जो 50 एंगल है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। लाइंस अगर पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये जो ऐसे z बन जाता है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये वैल्यू में बराबर होते हैं। तो x की वैल्यू तो डायरेक्ट मेरे को पता ही चल गई है, ये 50 डिग्री का ही होगा। अब इसे लिखेंगे कैसे, पहले एंगलों का हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ x एंगल का नाम लिखते हैं पहले कि PQR, एंगल PQR ये बराबर होगा एंगल APQ के, APQ, और यहाँ रीजन लिखेंगे ज़रूर, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब PQR की वैल्यू है x और यहाँ APQ की वैल्यू दे रखी है ये 50 डिग्री। तो एक एंगल तो हमने पता कर दिया, x 50 डिग्री का है। अब दूसरे पे फोकस कीजिए, दूसरा है यहाँ पे y देखिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। y हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से कि 50 प्लस y ये इतना एंगल, और फिर यहाँ ये जो 127 एंगल है ये दोनों के दोनों ये जो PR ट्रांसवर्सल आ रही है इसके उलट पुलट साइड है, बिल्कुल इस तरह से जैसे ये AB और ये CD लाइंस पैरेलल है। इस बार ट्रांसवर्सल जो है ये वाली मानी जाएगी P और ये R। तो ये एंगल 127 यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे ये एंगल दो बन रहे हैं, 50 और प्लस में ये y। तो 50 प्लस y दोनों मिलकर बराबर 127 के हैं। यहाँ से हम ये इक्वेशन तैयार कर लेंगे। तो पहले ये लिखेंगे APR, ये जो पूरा बड़ा एंगल है इसका हम यहाँ नाम लिखेंगे एंगल APR बराबर होगा PRD के, एंगल PRD। और यहाँ पे रीज़न यही होगा क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब APR जो है ये दो एंगलों का सम है 50 और y का, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस में y बराबर, और PRD की वैल्यू हमें डायरेक्ट 127 दे रखी है, ये 127 डिग्री हो गया। अब इस इक्वेशन में से y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, y इज इक्वल टू 127 डिग्री, 50 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई है 127 माइनस 50, ये आ जाएगा 77 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन फिगर 6.27 ये बुक में फिगर दे रखी है। PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। PQ और RS ये दो मिरर्स हैं और ये बिल्कुल पैरेलल आमने सामने रखे गए हैं। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। एक इंसिडेंट रे है, ये रे AB है और ये ग्लास PQ, ये जो मिरर PQ है इसको B पॉइंट पे यहाँ पे स्ट्राइक करती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC
अब जो रिफ्लेक्टेड रे, जब यहाँ शीशे पे ये लाइट पड़ेगी तो यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड भी होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, ये BC से होते हुए स्ट्राइक द मिरर RS एट C, ये इस RS मिरर को C पे टकराती है, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD, और फिर वापस से रिफ्लेक्ट होके CD की तरफ चली जाती है। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, आपने प्रूव करना है कि ये जो AB है ये CD के पैरेलल है। अब यहाँ पे फिजिक्स का कुछ लॉ है, वो इसी लॉ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब ऐसे रे कोई किसी ग्लास के ऊपर टकराती है तो वो वापस से फिर बैक हो जाती है। यहाँ पे AB और CD को हमने पैरेलल दिखाना है, तो देखिए AB और CD को यहाँ पे BC जो लाइन है ना ये ट्रांसवर्सल काट रही है। अगर ये AB है, ये CD है, इन्हें ये BC ट्रांसवर्सल काट रही है, और यहाँ पे ये वाला और ये वाला एंगल, ये दो एंगल बन गए हैं। ये एंगल्स बन गए हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिस पे मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ, ये वाला और ये वाला। अगर इन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को मैं बराबर दिखा देता हूँ तो फिर पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से ये जो दोनों लाइंस हैं ये पैरेलल हो जाएंगी। इसके लिए मेरे को यहाँ पे छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन ये होगी कि जहाँ पे ये पॉइंट B है और पॉइंट C है, इन पॉइंट पे मुझे परपेंडिकुलर बनाने पड़ेंगे। तो पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर तैयार करते हैं, और लेट सपोज इसका नाम यहाँ पर M रख देते हैं, तो MB परपेंडिकुलर PQ के हो गया। ऐसे ही C के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, इसका नाम यहाँ N रख देते हैं, तो NC परपेंडिकुलर RS हो गया। अब इसे लिख लेते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसको प्रूफ करने के लिए। ड्रॉ MB perpendicular to PQ and NC perpendicular to RS। आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो BM है और ये जो NC है ये परपेंडिकुलर है ना। अब परपेंडिकुलर होते क्या है, 90 डिग्री के ही तो होते हैं। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला और फिर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये तो 90 के ही एंगल होते हैं ना सारे के सारे। तो ये इंटीरियर एंगल्स, जब ये को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री के हो जाते हैं तो ये लाइंस तो पैरेलल ही होंगी। 90 डिग्री वाली जो लाइंस होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, और यहाँ पे दो लाइन है तो ये लाइन पैरेलल होंगी। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो BM है ये CN के पैरेलल होगी। तो यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर जो BM है ये पैरेलल होगी CN के। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब यहाँ बात को समझिए, आगे के लिए ना इसमें आपको कुछ एंगल्स की नेमिंग करनी पड़ेगी। नेमिंग हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे एंगल 1 रख लेते हैं, यहाँ एंगल 2 रख लेते हैं, यहाँ एंगल 3 रख लेते हैं ये वाला, और यहाँ एंगल 4 रख लेते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने ये दिखा दिया कि ये जो BM है और ये जो NC है ये लाइंस पैरेलल हैं, और इनको ट्रांसवर्सल कौन काट रही है, ये BC लाइन काट रही है। तो इस BC की वजह से यहाँ पे ये जो एंगल 2 है और ये जो एंगल 3 है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए हैं, और क्योंकि BM और NC पैरेलल हैं तो ये जो एंगल 2 है ये एंगल 3 के बराबर होगा। अब इस रिजल्ट को लिख लेते हैं यहाँ पे कि एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्यों हुए, क्योंकि BM और CD पैरेलल है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इट इम्प्लाइज दैट एंगल 2 और एंगल 3 फिर यहाँ पे ये बराबर होंगे क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इसके आगे आपको फिजिक्स के कुछ लॉ हैं उसका ध्यान देना है। मैं एक बार समझा देता हूँ पहले वो लॉ क्या होता है। जैसे ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे जो है ना ये नॉर्मल रे होती है, और इस पॉइंट P के ऊपर अगर यहाँ से हम कोई टॉर्च मारते हैं तो इस नॉर्मल रे और ये जो टॉर्च की लाइट आ रही है इसके बीच में एक एंगल बनता है। इस एंगल को बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल। और फिर जितना एंगल ये नॉर्मल रे और इस टॉर्च की लाइट के बीच में बना है उतने ही डिग्री के एंगल से यहाँ ग्लास के ऊपर ये लाइट पड़ के वापस से चली जाती है, और इस वाले एंगल को जब ये यहाँ एंगल बनता है ये होता है रिफ्लेक्शन का एंगल। तो ये जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन के एंगल होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं। इसी चीज़ का यहाँ पे भी यूज़ होगा। यहाँ जब हम देख रहे हैं
तो ये रे बी पॉइंट के ऊपर पड़ रही है, बी से यहाँ सी के ऊपर आ गई, सी से यहाँ पे डी पे चली गई। तो ये जो नॉर्मल रे का काम कर रहा है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर कर रहा है, तो परपेंडिकुलर की वजह से ये जो एंगल 1 है, जब यहाँ ऐसे रे जा रही है तो ये जो एंगल 1 है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर यहाँ लाइट इधर से एंगल 2 बनाते हुए इधर चली गई, तो ये जो एंगल 2 है ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 1 और 2 बराबर होंगे। इसी तरह से जब इस ग्लास के ऊपर ये लाइट यहाँ से आके सी पॉइंट के ऊपर गिरी तो यहाँ नॉर्मल रे और इस लाइन के, लाइट की लाइन के बीच में एंगल 3 बना। ये एंगल 3 एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। और फिर यहाँ से ये वापस चली गई तो ये एंगल नंबर 4 ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होंगे। यही मेन चीज़ है इसके अंदर। अब इसे लिख लेते हैं हम कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के होगा और एंगल 3 बराबर एंगल 4 के होगा। इन दोनों का सेम रीज़न होगा। यहाँ हम लिख भी देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का टॉपिक है जो वहाँ से आता है, रिफ्लेक्शन। अब ये जो रिजल्ट नीचे है इसका नंबर मैं 2 डाल देता हूँ और जो ऊपर मैंने 2 और 3 निकाला है बराबर, ये मैं रिजल्ट नंबर 1 डाल देता हूँ। अब रिजल्ट नंबर 1 और 2 से हम कुछ कंक्लूड करेंगे। देखिए ज़रा, एंगल 1 2 के बराबर है और ऊपर एंगल 2 3 के बराबर है और फिर से नीचे एंगल 3 4 के बराबर है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एंगल 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, यानी ये जो 1 2 3 4 है ये सारे आपस में बराबर है। अब इसको लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बराबर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये चारों आपस में बराबर है। तो किन्हीं दो का मैं अगर सम करता हूं तो वो बाकी के 2 के बराबर होगा। यहां मैं किन्हीं 2 को कौन सो को ले लूंगा, 1 और 2 को एक साथ ले लूंगा और 3 और 4 को मैं एक साथ ले लूंगा, क्योंकि इन्हीं से तो मेरे ये एंगल्स बराबर हो पाएंगे जो मुझे यहाँ पे शुरू में दिखाने हैं। तो एंगल 1 और 2 को मैं ले लेता हूँ, इनका सम एक साथ कर लेता हूँ। ये बराबर होगा एंगल 3 और एंगल 4 के। एंगल 1 और 2 का एंगल मैं लिख सकता हूँ ABC, एंगल ABC, और एंगल 3 और 4 का जो एंगल है ये है BCD, एंगल BCD। अब इन एंगलों को जब आप देखोगे तो ये जो एंगल ABC है और एंगल BCD है ये इन दो लाइनों के बीच में आ रहे हैं, AB के और CD के, और इन्हें ट्रांसवर्सल कौन बना रही है, ये BC ट्रांसवर्सल बना रही है। जब दो लाइनों को कोई ट्रांसवर्सल काटती है और वहाँ जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं जब वो बराबर होते हैं तो वो जो दो लाइनें होती हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी ABCD पैरेलल होगी। थोड़ी सी लैंग्वेज ज़रूर लिखनी पड़ेगी इसके अंदर हमें कि ये एंगल तो बराबर हैं। अब लिखेंगे कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, ऑल्सो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। फिगर के हिसाब से ये लैंग्वेज लिखना जरूरी है। ट्रांसवर्सल कौन है, BC, एंड बिटवीन कौन सी दो लाइनों के बीच में, AB और CD के बीच में, AB एंड CD। तो देयरफॉर जो AB और CD हैं ये पैरेलल होंगी, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, तो हैंस प्रूव। क्वेश्चन खत्म। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।